जो हमारे अंदर एक जज्बा और एक इनकलाब पैदा करता है, जिसको हम अतीक अहमद के नाम से जानते हैं। कल वो और उनकी पूरा परिवार इस पार्टी में शामिल हुआ। मैं उनको भी और आप सबको भी इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुल्तानपुर टीम का कि उन्होंने मुझे आपके बीच में बोलने का मौका दिया। आज मैं जो बात रखना चाहता हूं वो आज हमारे बीच हमारे साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, ये हालात के वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है, इसको कोई और नहीं तलाशेगा, ये हमें ही तलाशना पड़ेगा। अपनी बात की शुरुआत मैं उस बहन को याद करना चाहता हूं जो अभी दिल्ली में 10 दिन पहले की एक इंसिडेंट है, एक घटना है। आप जानते होंगे, एक हमारी बहन एक फैमिली इसी मुरादाबाद शहर से निकलकर जाती है, दिल्ली में वो बस जाती है, वहां अपनी बेटी को पढ़ाती है, उस बेटी को तरबियत देती है, उसे तालीम देती है और उस तरबियत और तालीम को हासिल करने के बाद वो हमारी बहन वहां के सिविल डिपार्टमेंट में, वहां के सिविल पुलिस के डिपार्टमेंट में वो वहां पर नौकरी में आती है और उसके बाद 4 महीने तक वो उसको नौकरी को करती है। लेकिन उसी बीच अचानक उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे मुझे लगता है कि इस मुल्क में जो भी अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, उन सब का कलेजा कांप गया होगा। मैं बात कर रहा हूं अपने उस मरहूम बहन राबिया के बारे में, जिसको कुछ दरिंदों ने इस बुरी तरीके से उसके साथ उसके गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसको कम से कम 50 जगह ऐसे वार किए गए कि जिससे उसके पूरा बदन छलनी हो गया। अब सोचना हमें और आपको है कि क्या हम लोग जिसको सरकार चुनकर दिए थे, जिसे अपना मुखिया बनाए थे, मानता हूं अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करना चाहता हूं, बहन तुम्हारी भी है, बेटी तुम्हारी भी है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले आज अगर इस बहन के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं तो आप याद रखिएगा, सबकी बहन का नंबर आएगा, सबकी बहन के साथ ये होगा और उस दिन शर्मिंदा आप भी होंगे और शर्मिंदा आज हम हैं, उस दिन भी हम शर्मिंदा होंगे। आज राबिया बहन को मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारे उसी दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब कलीबुल हफीज साहब, उनकी मेहनत और उनकी काविश को देखिए। रात दिन कोई ऐसा दिन नहीं है, पिछले 10 दिनों से लगातार वो सड़कों पर हैं और उस बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब मैं सवाल अगर पूछूं तो क्यों ना पूछूं अरविंद केजरीवाल तुमसे कि तुम तो ये बताते थे कि हम विकास की बात करके सरकार बनाए हैं, हमने विकास का नारा दिया है, क्या तुम्हारा यही विकास है कि उस दिल्ली में दंगे हो रहे थे, जहां घर और कॉलोनियां जलाई जा रही थी, जहां दुकानों को जलाया जा रहा था, तुम एक बार भी अपने घर से निकलकर वहां नहीं गए। आज हमारी बहन के साथ ये जुल्म हुआ, ये बर्बरियत हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के जबान से अभी तक एक अल्फाज नहीं निकले हैं। इस देश के गृह मंत्री, जिसके अंडर में वहां पर का लॉ एंड ऑर्डर का मामला गृह मंत्री के अंडर में आता है, उस गृह मंत्री के कान पे जू नहीं देखती, वो गृह मंत्री इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहे, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उस बहन के जुल्म के खिलाफ एक मुकदमा लिखाने के लिए लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा और उसके बाद उतरने वाले भी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। अब ये घटना तो दिल्ली की है, मान लीजिए आप कह सकते हैं ये दिल्ली की है, लेकिन अब आ जाइए इसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में, यही बगल एक जिला प्रतापगढ़ है, यही बगल सुल्तानपुर जिस जिले में मैं आज खड़ा हूं, यही जौनपुर है, यही तमाम जिले हैं। आप उठाकर देख लीजिए इनके जेलों में किन की औलादों को इसमें बंद करके रखा गया है। ये आपका भाई जो बोल रहा है फर्जी मुकदमे का शिकार, ये भी आपके सामने खड़ा है। इसी जेल में कितने मुसलमानों के बच्चों को फर्जी मुकदमे में जेल में रखे गए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसी प्रतापगढ़ शहर में आए दिन लोगों के पैर में एनकाउंटर के नाम पर गोली मारी जा रही है, आवाज उठाने वाला कोई नहीं है।
हम और आप मजबूत करते हैं समाजवादी पार्टी को। हम और आप कहते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। कल मेरा सदर जब फैजाबाद में ये तकरीर कर रहा था, मुझे फक्र होता है, उसने कहा है नौजवानों अपने दिल से इस खौफ को दूर कर दो, हराना और जिताना भूल कर अपने कायद को चुनने का फैसला ले लो। ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दो कि किसे हराएगा और किसे जिताएगा। आपको अपने दिल से ये खौफ निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों। जब खौफ दिल से निकालोगे और इनका मुकाबला करोगे तो इंशाअल्लाह ये आपके उस खौफ से, जो खौफ आपके दिल में भरा हुआ था, वो खौफ निकल जाने के बाद इनके अंदर वो खौफ चला जाएगा और उसके बाद वो कहेंगे कि इनके पास भी एक कायद है, इनके पास भी अतीक अहमद जैसा नेता है, इनके पास भी शौकत अली जैसा सदर है, इनके पास भी इमरान भाई जैसा जौनपुर में एक सिपाही है जो की आवाज मजबूती से उठाता है। अगर ऐसे लोग आपके सामने हैं तो ये आपको चुनना होगा कि आप किसका साथ देने जा रहे हैं। इसी ऐवान में, इसी पार्लियामेंट में जब तमाम मसले हुए, आज भी सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट करने वाले हमारे भाई जेलों में बंद हैं। इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के बच्चों को शहीद किए गए, इनकी आंखों को गोलियों से फोड़ दिया गया, इनके हाथों को काट दिया गया। जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे उन बच्चों को बर्बाद कर दिया गया, उनको अपाहिज बना दिया गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव तुमसे कि तुम अलीगढ़ के नाम पर राजनीति तो करते हो, तुम्हारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के बहुत सारे नेता हैं, उनमें से एक विधायक भी है, और आज उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे जब आंच आई थी, जब वहां के बच्चों को लाइब्रेरी से घसीटकर गोलियां मारी जा रही थी, तुम्हारी जबान से एक अल्फाज नहीं निकले। इसी उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान के, एक रिक्शे वाले के दाढ़ी को पकड़कर नोचा जा रहा था और उसकी बच्ची के 5 साल के बच्ची के सामने ये कहा जा रहा था लगाओ जय श्री राम के नारे। वो बच्ची रो रही थी और कह रही थी मेरे अब्बा को छोड़ दो। वो घटना हो जाती है, कुछ फिरका परस्त लोग थाने पर जाते हैं, रात भर वहां पर धरना देते हैं और सुबह उन दंगाइयों को, उन आतंकवादियों को निकालकर बाहर लेकर चले जाते हैं। इन अखिलेश यादव की जबान से एक अल्फाज नहीं निकलता। ये अल्फाज क्यों नहीं निकलता, ये सोचना आपको होगा। ये अल्फाज सिर्फ इस वजह से नहीं निकलते, आपके लिए नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मुसलमानों के हक की बात कर दूंगा तो पता नहीं यादव मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं और लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे। मेरे भाई, अगर उन्हें इस बात का डर है तो आपको उनके दिल में यह खौफ भरना पड़ेगा कि अखिलेश यादव हम तुम्हारे जरखेज गुलाम नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारे पास अपना कायद है। ऐसा कायद है कि मैं फक्र महसूस करता हूं कि अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसकी बातों को सुनने के बाद ये एहसास होता है कि हां, हमारे बीच भी एक ऐसा रहनुमा है कि जिसके अंदर दुनियावी तालीम का समंदर भरा हुआ है, जिसके अंदर दीन कूट कूट के भरा है, जिसके लिबास से ये पता लगता है कि ये हां, ये किसी का कायद है तो ये मुसलमानों का कायद है। अगर ये किसी के जुल्म की बात कर सकता है तो ये मुसलमानों के जुल्म पर आवाज उठा सकता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या इससे हमारे हिंदू भाई हमें वोट देंगे कि नहीं देंगे। उसे ये एहसास रहता है कि जिसकी आवाज कोई नहीं है उसकी आवाज मुझे बनना है। अगर मेरी मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा होगा कि हाँ, मेरी पार्टी बढ़ेगी आगे, मेरे लोग जीतेंगे, तो इंशाअल्लाह मेरे लोग जीतेंगे। ये भरोसा उस सदर का है और ये भरोसा वो आपके बीच करके जाता है, आप पर उम्मीद करके जाता है। अगर उसको ये भरोसे पे कायम आप नहीं रह सकते हो तो तकलीफ उसे होगी। वो भले ये तकलीफ ना बयान करे, लेकिन तकलीफ उसे होती है कि जितनी मेहनत वो गुलबर्गा में करके आता है और उसका रिजल्ट नहीं आता, जितनी मेहनत वो महाराष्ट्र में करके आता है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो ये तकलीफ उन्हें होगी। जायज है, जब मेहनत करता है आदमी, जब साफ नियत से काम करता है, और आप लोग या हम जैसे लोग किसी दूसरी पार्टी की जरखेज गुलामी करने के लिए चले जाते हैं और उसको अपना वोट तकसीम कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उसको तकलीफ होती होगी। मेरे भाई, मैं आपसे मौतबाना गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये जो जीत और हार की पॉलिटिक्स है इसको खत्म करिए, अपने बीच एक मजबूत कायद को चुनिए। आज उस बिहार को आपको देखकर सबक लेना चाहिए कि जहां हम 19 सीट पर चुनाव लड़ाते हैं वहां हमारे 5 विधायक कामयाब होते हैं। आज उस सीमांचल की बात वो ऐवानों में उठाते हैं, आज उस जगह पर वो लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी से भी बात करते हैं। वो अपने मुख्यमंत्री को मजबूर करते हैं कि चलो
जाओ गृह मंत्री के पास और सीमांचल के मसले को उठाओ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर के मसले को उठाओ, वहां पर जो बाढ़ आती है उसके मसले को उठाओ, मुसलमान के बच्चों के नौकरियों के मसले को उठाओ, उनके तालीम के मसले को उठाओ, उनकी औरतें और उनके बच्चे जो भूख के मारे मर जाते हैं उनके मसलों को उठाओ। ये आपका कायद कर सकता है। एक तरफ इसी मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, हमारे कायद में बड़ी शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूं कि इसी उसमें सफाई में बैठकर वो मुजरा देख रहे थे, और मुझे अफसोस होता है कि उन बहन बेटियों की इज्जत आबरू के बारे में उन्होंने कभी अपने कायद से नहीं सवाल किया। आज इसी दिल्ली में, इसी उत्तर प्रदेश की एक बेटी के साथ इस तरह का घिनौना अपराध होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। मैं तमाम समाजवादी पार्टी के मुसलमान विधायकों से, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके पदाधिकारियों से सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं अपने कायद से कहते हो कि उसकी बात उठाओ, क्यों नहीं कहते हो कि उस मसले को उठाओ? आखिर वो बेटी तो इसी उत्तर प्रदेश की ही थी, आखिर वो बेटी इसी हिंदुस्तान की ही तो थी। कोई नहीं उठाता मेरे दोस्त। ये जो लोग समाजवादी पार्टियों में लगे हुए हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए लगे हैं, आप इसको याद रखिएगा। इनके अपने जाती मफाद हैं। आप ऐसे लोगों को दरकिनार करिए अपने बीच में से। जैसे कि हमारे सदर कहते हैं कि मैं खुद नेता बनने नहीं आया हूं, मेरे गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने का शौक नहीं है, मुझे कोई गनर और असलाहधारी और Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। मैं आप लोगों की आवाज बनने आया हूं, मैं आपके बीच में से आपका अपना नेता चुनने के लिए आपको ललकारने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। तो आप इस बात को यकीन रखिए कि जिस दिन आप अपने बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी एक इंसान को चुनकर उसको ऐवान में भेजेंगे, तो इंशाअल्लाह उस बैरिस्टर के सरपरस्ती में वो आपके हक की आवाज उठाएगा, वो आपके बच्चों के तालीम के बारे में बात करेगा, वो आपके बहन बेटियों की हिफाजत के बारे में बात करेगा, वो हमारे नौजवानों की नौकरी के बारे में बात करेगा, वो इस जिले के विकास के बारे में बात करेगा, वो हमारे हर मसले पर रात दिन आपके बीच खड़ा हुआ मिलेगा। मेरे भाई, आप सबको अगर ये शर्फ मिला है कि आपके बीच बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने बस एक ही इल्तिजा करके आपके बीच से जाना चाहता हूं कि आने वाले 2022 चुनाव में इस सुल्तानपुर में जो भी हमारे प्रत्याशी बनाए जाएं, उनके साथ रात दिन एक कर दीजिएगा, और हर आदमी अपने आप को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समझते हुए रात दिन मेहनत करके एक एक वोट उसके लिए दिलवाने का काम करिएगा, ताकि वो ऐवान में चुन के जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे एडवोकेट सुजातुल्लाह साहब, जो अपनी बातों को बहुत मुस्तैदी के साथ रख रहे थे।